डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हम आज पढ़ रहे हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम बात करेंगे सिंपल गोनाड्स, जो जननांग है उनकी बात करें तो कोई भी जीव है वो संतान उत्पत्ति के लिए जनन करता है और जनन करने के लिए उसमें गोनाड्स होते हैं, जननांग होते हैं। हम अगर नर जननांग की बात करें तो नर जननांग या मादा जननांग दोनों की ही बात करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो नर जननांग से कर रहे हैं। तो इस सभी जीवों के अंदर जनन के लिए जननांग है और उनमें भी दो तरह के अंग हैं। एक तो प्राथमिक जनन अंग होते हैं और एक द्वितीयक जनन अंग होते हैं। प्राथमिक जनन अंग वो होते हैं जिसके अंदर गेमेट या युग्मक बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मक क्या होते हैं? गेमेट। नर के अंदर तो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु, और मादा में ओवम होते हैं, अंडाणु। तो ये जो नर और मादा युग्मक हैं, जहाँ इनका निर्माण होता है वो जनन अंग होते हैं, वो प्राथमिक जनन अंग होते हैं। ऐसे जनन अंग प्राथमिक जनन अंग होते हैं। नर के अंदर ये जनन अंग है वृषण या टेस्टिस, और मादा में अंडाशय होता है, मादा में ओवरी होती है। तो इन दोनों अंगों को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं क्योंकि इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। अब देखिए द्वितीयक जनन अंग कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन से हैं? ये वो अंग हैं जो इन युग्मकों को आपस में मिलाने के लिए काम आते हैं। इन दोनों युग्मकों को मिलाने के काम आते हैं। जैसे नर के अंदर बात करें तो उसमें एपिडाइडामिस आती है, उसके बाद शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, पेनिस है। ये सारे तो द्वितीयक अंग नर के अंदर रहेंगे। और मादा के अंदर द्वितीयक जनन अंग जो होंगे वो अंडाशय के आगे हम देखें फेलोपियन ट्यूब है, गर्भाशय है, वेजाइना है, ये सारे द्वितीयक जनन अंग हो। तो अगर हम बात करें नर जननांग की पहले, तो नर जननांग में हमने कहा कि प्राथमिक अंग है वो वृषण है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस प्रत्येक नर में एक जोड़ी होता है और शरीर से बाहर होते हैं। और इनके अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो टेस्टिस है वो, अगर इसकी आंतरिक काट को देखें तो ऐसे टेस्टिस है, उसके अंदर बाहर की तरफ एक आवरण है, 3 आवरण से घिरा हुआ है। इसमें टोटल 3 आवरण है। बाहर की तरफ जो सबसे बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। दूसरा जो बीच का जो आवरण होगा वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे आंतरिक जो आवरण होगा वो होगा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इस ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये जो है ये सबसे आंतरिक आवरण है। और इस आवरण से फिर क्या होता है कि इसके अंदर इस आवरण से ही रक्त की जो नलिकाएं हैं उनका संचार होना, तंत्रिकाओं का जो पाया जाना, वो सब इसी आवरण में है। तो ये गोलाकार संरचना है और इसके अंदर ये 3 आवरण हैं। अब हम अंदर वाले जब आवरण की बात करें ट्यूनिका वेस्कुलोसा, तो इस ट्यूनिका वेस्कुलोसा से क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर चेम्बर बन जाते हैं, कोस्ट बन जाते हैं।
लगभग 200 से 300 पोस्ट बन जाते हैं। 200 से 300 ऐसे छोटे छोटे चेम्बर होते हैं, और इन चेम्बरों के अंदर जो कोस्ट हैं, इसके अंदर प्रत्येक कोस्ट के अंदर हम कहें कि 2 से 3 सेमिनिफेरस नलिका पाई जाती है। सेमिनिफेरस नलिका पाई जाती है। तो जो शुक्राणुओं का या स्पर्म का जो निर्माण है, वो उसके अंदर जो योगदान है वो इन सेमिनिफेरस नलिकाओं का ही होता है। तो हमें जब इन सेमिनिफेरस नलिकाएं जो है, इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उनकी जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो वो हमें किस तरह की दिखाई देती है। ये उनकी काट का चित्र बनाया गया है, किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। तो टीएस और टेस्टिस कहते हैं। उसके अंदर ये जो एक दिखाई गई है इतनी बड़ी, ये एक सेमिनिफेरस नलिका है। इसके पास वाली ये दूसरी जो चेम्बर है उसमें ये सेमिनिफेरस नलिका होगी, ठीक है। इधर की तरफ ये सेमिनिफेरस नलिका है। तो प्रत्येक सेमिनिफेरस नलिका के बाहर की तरफ, ये सेमिनिफेरस नलिका है, ये इसके बाहर की तरफ ये वाला, ये कनेक्टिव टिश्यू का आवरण है। किसका आवरण है? बाहर है वो कनेक्टिव टिश्यू का संयोजी ऊतक का आवरण होता है। इस संयोजी ऊतक के आवरण जो बाहर है इसको ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं। ट्यूनिका प्रोपिया, इसको ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं। इस ट्यूनिका प्रोपिया के अंदर हम देखें तो 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इनको बोलते हैं अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका। तो ये तो इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है। अब अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात करें, ये तो बाहर की तरफ थी लीडिंग कोशिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से संयोजी ऊतक में, और जब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कोशिकाओं की परत पाई जाती है। सबसे जो पहली परत है ये वाली, जिसमें ये यहाँ ये जो परत है ऐसे, सभी के अंदर ये परत है। ये क्यूबोइडल शेप में है। तो इसको ये जननी उपकला है, ये जननी उपकला है। इसके अंदर इसे जो जर्म सेल या जननी उपकला है, इससे क्या होता है, फिर आगे विभाजन हम जब गैमेटोजेनेसिस देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि ये जननी उपकला है, इनमें से कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती रहती हैं। आगे क्या करती हैं, ये मल्टीप्लाई होती रहती हैं, विभाजन करती रहती हैं, और विभाजन करने से फिर स्पर्मेटोगोनिया बनती है। विभाजन करने से ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये है वो है दूसरी वाली, इसके आगे की तरफ ये स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बनती है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में आगे दोबारा से विभाजन होता है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होने से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से फिर विभाजन होकर अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीयक
स्पर्मेटोसाइट बनती है। तो ये सारी इसी में दिखाई है। ये स्पर्मेटोगोनिया, इसके बाद में वृद्धि होकर और बड़ी जो है वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, और इसके आगे और जो दिखा रहे हैं वो है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद में इन स्पर्मेटोसाइट से, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से फिर समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है और उससे स्पर्मेटिड बनते हैं। तो इसके आगे ये छोटी हैं जो स्पर्मेटिड है। ये स्पर्मेटिड्स है। तो इसे इसमें ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जनिक उपला है, उसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, ये बहुत सारी इसके अंदर पाई जाती हैं। अब ये जो जनिक उपला है, बीच बीच में इसके कुछ कोशिकाएं ऐसे लंबी दिखाई देती हैं। ये कोशिका है, ये है, ये है, ये लंबी लंबी कुछ कोशिकाएं कोल्यूमनर टाइप की होती हैं। ये तो क्यूबोइडल शेप में थी, ये कोल्यूमनर शेप में, स्तंभाकार है। इनको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, इनका जो काम है वो ये जो स्पर्म बनेंगे, कहाँ से बनेंगे स्पर्म? इस स्पर्मेटिड के आगे फिर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं ये हैं, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। तो ये स्पर्म है, ये इस सर्टोली कोशिका के अंदर धसे हुए रहते हैं। इनका जो शिरा है, अगर शिरा, वो सर्टोली कोशिका के अंदर धसा हुआ है, क्योंकि ये इस सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनका काम एक तो पोषण देना है। इसके साथ अगर कोई शुक्राणु या स्पर्म है वो नष्ट हो जाता है तो उसका डिकेइंग करना, उसका विघटन करने का काम, वो सब सर्टोली कोशिका के अंदर होता है। इसके साथ इसके द्वारा कुछ एक हार्मोन्स भी निकलता है, इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन निकलता है। इसी तरह एक प्रोटीन है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी इसी में होती है। अब देखें हमें कि ये लीडिंग कोशिकाएं जो थी ये क्या काम करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन, जो नर हार्मोन बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोनों का स्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। और मुख्य एंड्रोजन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण है वो कौन करता है? लीडिंग कोशिकाएं। अब ये कैसे होता है टेस्टोस्टेरोन का स्रावण? जब हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के अंदर है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं और उनसे ये जो हार्मोन्स हैं ये फिर पीयूष ग्रंथि, अगर पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसको प्रेरित करते हैं। और ये पीयूष ग्रंथि है, इससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुटिका प्रेरक हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है कि जब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, इससे ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको प्रेरित करने के लिए क्या होता है कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है। और ये स्रावित होता है तो लीडिंग कोशिकाएं हैं, ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित कर देती हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं इसके प्रेरणा से टेस्टोस्टेरोन स्रावित कर देती हैं।
लीडिंग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन स्रावित हो गया। अब क्या होगा, इसी तरह ये जो FSH है ये भी फिर प्रेरित करता है यहाँ सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स ये क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स हैं ये शुक्राणुओं को पोषण तो प्रदान करती हैं, इसके साथ में जब ये यहाँ से जो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा जब टेस्टोस्टेरोन का स्राव यहाँ किया जाता है तो इस टेस्टोस्टेरोन को ये अंदर ग्रहण कर लेती है। किसके द्वारा, इसके द्वारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से टेस्टोस्टेरोन को यहाँ ग्रहण कर लेती है। और फिर जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है तो इन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा इनहिबिन स्रावित हो जाएगा, और इनहिबिन स्रावित हो गया तो ये फिर नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं इसको। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं तो उनको अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको रोक दिया जाए। तो ये तो प्रेरणा हुई। इसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन खुद भी नेगेटिव फीडबैक देता है, अतिरिक्त होने पर, ज़्यादा होने पर फिर इनका श्रावण है वो रोक दिया जाता है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू में जो मेनली ये जो लीडिंग कोशिकाएं जो पाई जा रही हैं तो इन्हीं के द्वारा जो नर हार्मोन्स हैं, उन्हीं नर हार्मोन्स हैं उनका स्राव होता है, और उसी की वजह से ही फिर ये जो सारे प्रक्रम हैं ये वाले ये संपन्न होते हैं। तो शुक्राणु बनने का और ये हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो टीएस थी जो मुख्य अंग है एक तरह से स्पर्म निर्माण के लिए वृषण के अंदर है, और इनका हमने आज अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेज है शुक्राणु बनने का जो प्रोसेज है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, शुक्राणु जनन, तो वो हम आगे अध्ययन करेंगे।